मैंने ईद लाहौर में की थी, उन्होंने कोयटा में की थी, यही जवाब मेरा ख्याल काफी है। वालिद साहब से कोई रब्ता नहीं है। कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि चेयरमैन नैब जो है उन्हें किसी किस्म का तासुब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की साख तो पहले ही दाव पर लगी थी, मगर अब अदलिया की साख भी दाव पर लग चुकी है। अरसलान इफ्तिखार केस को आजमाइश तो पहले भी कह दिया गया, मगर अब क्या ये एक लिटमस टेस्ट बन चुका है? वेलकम टू HTM विद फरिया अजीज। नाज़रीन, सियासत का मैदान कारज़दार हो या इंसाफ का ऐवान, एतमाद और साख का मामला सबसे अहम होता है। अलमिया यह है कि अवाम को हुकूमत पर तो कोई एतबार था ही नहीं, मगर अब लगता है कि अदलिया की साख को भी निशाना बना दिया गया है। अदल के ऐवानों में चंद नहायत अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राहों का तयन करेंगे। इनमें सर फहरिस्त तो वही खत लिखने का मामला है जिसके लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर की हतमी तारीख मुकर्रर की है, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, यानी 15 डेज लेफ्ट। मगर हुकूमत खत लिखने के मामले पर अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी देती नजर नहीं आती है। एक और अहम केस जिसने सारे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया वो चीफ जस्टिस के अपने ही साहबजादे अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज का केस है। इस मामले में न सिर्फ अदलिया बल्कि खुद मीडिया पर भी इंतहाई गहरे असरात छोड़े हैं। अरसलान इफ्तिखार ने नैब की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए नजरसानी की दरख्वास्त थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की तहकीकात नैब से लेकर शुएब सिडल को सौंप दी है। मामला यहाँ भी एतमाद और साख का है। जिस तरह अरसलान इफ्तिखार को एतमाद नैब पर नहीं, तो इसी तरह मलिक रियाज को अदालती तहकीकात पर एतबार नहीं। इस मुश्किल का हल सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर ने दिया है। वो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही। वो ये भी कहती हैं अरसलान केस में शुएब सिडल कमीशन का क़याम तफ्तीश घर में कराने के मुतरादिफ है। वो ये भी कहती हैं अरसलान केस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था मगर मेरी सुनी ही नहीं गई। वो ये भी कहती हैं अगर मुल्की इदारों पर एतमाद नहीं तो फिर अरसलान केस की तफ्तीश स्कॉटलैंड यार्ड से कराई जाए। आज इस केस को पूरे 90 दिन गुजर चुके हैं मगर अभी तक इसकी तहकीकात का आगाज ही नहीं हो सका। इसीलिए इस केस के हवाले से दोनों जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है। एक नजर हम डालते हैं अरसलान इफ्तिखार केस के ऊपर। इसमें पूरा मामला हुआ क्या था। 5 जून की तारीख चीफ जस्टिस ने अरसलान इफ्तिखार पर रिश्वत लेने की खबरों का आज खुद नोटिस ले लिया। 6 जून अरसलान इफ्तिखार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तमाम इल्जामात से इनकार कर दिया। 7 जून चीफ जस्टिस अरसलान इफ्तिखार केस से अलहदा हो गए। 14 जून सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अरसलान इफ्तिखार, मलिक रियाज और सलमान खान के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 18 जून अटॉर्नी जनरल ने तहकीकात की जिम्मेदारी नैब को सौंप दी। 13 जुलाई अरसलान इफ्तिखार ने नैब की तहकीकात को गैर कानूनी करार देते हुए अदालत में नजरसानी की अपील दायर की और 31 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तहकीकात को रोकने का हुक्म दे दिया। और फिर आई 30 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने नैब से तहकीकात वापस लेकर शुएब सिडल के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अब हो ये रहा है कि इंसाफ के बारे में एक बात बार बार कही जाती है कि इंसाफ होने के साथ साथ नजर भी आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है ताकि अवाम का इत्मीनान और साख बहाल रहे। मामला यह है कि अगर अरसलान इफ्तिखार केस एक लिटमस टेस्ट बन चुका है तो उस मामले पर किस किस की नजरें जमी हैं, उसके बारे में हम आगे प्रोसीड कैसे होंगे इस पे बात करेंगे। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आसमा जहांगीर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। साथ दे रहे हैं उनका फवाद चौधरी, रहनुमा पीपल्स पार्टी। मेरे स्टूडियो में अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो टीवी से आपका ताल्लुक है, एंड राना सनाउल्लाह साहब जो हमें मरी से ज्वाइन करेंगे, वज़ीर कानून पंजाब। सबसे पहले आसमा साहिबा आपसे ही आगाज करूंगी। आप कह रही हैं अरसलान इफ्तिखार की अब जो इंक्वायरी होगी वो घर की तफ्तीश है। घर की तफ्तीश कैसे है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि ये सो मोटो केस बनता ही नहीं था। बहरहाल ले लिया गया। हमारी यह कवाहत कहना होता है लोगों का, बड़ों का, देखने में भी आया कि अक्लमंद दुश्मन से कई दफ़ा बेवकूफ़ दोस्त जो है वो ज़्यादा भारी पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जब केस ले लिया तो खुद अदालत ने नैब की शिक उसके अंदर लगाई और अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कराएं। उसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ख़त लिखा और उसमें एक सेंटेंस जो मैं समझती हूँ कि शायद मुतनाज़े हो, वो ये लिखा कि हर 15 दिन बाद आप मुझे ये बता दें कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। मगर उसको आप यूं भी देख सकते हैं कि उनको किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट पूछ सके तो वो बता सके कि क्या हो रहा है उस इन्वेस्टिगेशन में। फिर नजर सानी की दरख्वास्त दी गई। अब आप मुझे बताएं कि नजर सानी की दरख्वास्त आप किसी वकील से पूछे कि वो जो जजमेंट होती है उसमें अगर कोई एरर हो, यानी कोई गलती हो, तो उस गलती को देखा जाता है, वो बिल्कुल जो है अपील नहीं होती है। और यही हम बार बार कहते हैं कि सो मोटो केस में अपील रखें जिसके ऊपर बड़े एतराज़ात होते हैं हमारे इस कहने पे, ताकि आप ये केस एक दफ़ा कर लिया, आप गलती भी कर सकते हैं। तो बाकियों के लिए तो नजर सानी और अरसलान इफ्तिखार के लिए अपील के जो पैरामीटर्स हैं वो इस्तेमाल किए गए। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में अगर किसी इंसान पे इख्तलाफ था तो वो बदल देते। मगर बाजी में जी आपने मुनसलाई नहीं, मुझे बात खत्म करने दे। बाजी में मुनसलाई केस में या बाकी केसों में लोगों ने कहा कि बायस्ड हैं। यहाँ तक हुआ कि कोर्ट के अंदर आके कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे धमकियां दे रहे हैं मुनसलाई के रिश्तेदार मारने के। उसके बाद तो कोई जवाब नहीं रहता था उनको रखने का कि वो तो सीधी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे, मगर अदालत ने उनको नहीं बदला। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि घर में अदालत, क्योंकि देखें आज बार रूम्स में सारे ये बात कर रहे थे कि शुएब सदर साहब अरसलान के हर फंक्शन पे शादी में मौजूद थे। तो उनसे पूछ लिया जाए, अगर वो मौजूद थे तो फिर तो मैं समझती हूँ नामनासिब है उनको देना। और सारे जज भी वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने देखा तो होगा। तो इनको चाहिए था कि जज साहिबान को कि ये चीफ जस्टिस साहब को प्रोटेक्ट करते बजाय उसको कि उनको कंट्रोवर्शियल और बनाए। मगर उसमें एक सवाल, किसी और को, इंडिपेंडेंट इंसान को इन्वेस्टिगेशन आप कमीशन नहीं बना सकते। राइट, अब पहले इन्वेस्टिगेशन फिर कमीशन, ये बहुत फर्क है। लेकिन आसिफ साहिबा, ये बात आपकी मैं यकीनन इसमें रेस करूंगी कि कमीशन बनाना हुकूमत का काम है, अदालत कैसे बना सकती है। मगर दूसरा सवाल ये जो अहम है वो ये कि फसी बुखारी साहब ने भी ये बात कही थी कि नैब के दायरे इख्तियार में शायद नहीं आएगी ये इंक्वायरी। तो जब वो ये बात कह चुके थे तो फिर अटॉर्नी जनरल ने क्यों भेजी नैब को पहले ही इंक्वायरी? अटॉर्नी जनरल ने जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। आप वो जजमेंट पढ़ लें, उसके अंदर नैब की शिक का हवाला है या नहीं है। या तो ये रिव्यू में कहते हैं कि हमसे गलती होगी, हमने जजमेंट ही गलत दी है। तो जब खुद इन्होंने नैब का हवाला दिया, हमने तो नहीं दिया। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये दो फर्द के अंदर है? माजरत के साथ देखें, खुदा करे ये सारा ही झूठ निकले, मगर बात यूं है कि अरसलान को कोई क्यों पैसे देगा, उसकी क्या हैसियत है? तो ये तो आपने किसी एक बंदा जो कि ओहदे पे बैठा है उसके नाम को यूज किया ना। अगर आज मैं कहूँ कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर की बन जाऊं सेक्रेटरी और उनके नाम पे पैसे लेना शुरू कर दूं और कहूँ कि जनाब मेरा मामला है फलाने के साथ लेन देन का, ऐसा नहीं होता है। तो बहरहाल अगर नैब में नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिखा? मैंने तो नहीं लिखा, या अटॉर्नी जनरल ने तो नहीं लिखा, उसने तो इम्प्लीमेंट की उनकी जजमेंट। ठीक, फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे चाहूंगी आप हुकूमत का मौक़िफ़ भी दे दें। आप लोगों को क्या रिजर्वेशन है? आसमा साहब ने तो अपने लीगल नुक्ते बताए, आप लोगों को क्या रिजर्वेशन है इसके अंदर? थोड़ा सा तो सबसे पहले तो मैं ये, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर बेनज़ीर भुट्टो का ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन नैब कर सकती है तो अरसलान इफ्तिखार की क्या हैसियत है? ट्विटर पे कहा है। हाँ, मगर दूसरी बात यह है कि जो जवाद ख्वाजा साहब हैं, एक तो ये हमारे जज पता नहीं शायरी से कब बाहर आएंगे। ये जजमेंट में भी देखें पूरा हाफिज़ की एक शेर लिखे हुए हैं और कानून की बात नहीं करते हैं। शायरी, शेर व शायरी का बड़ा शौक़ है, अपने दीवान शिवान लिखें बजाय ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह में बैठने के।
बात यह है जी कि जस्टिस बेनिंगम अभी बड़े एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज चीफ जस्टिस थे यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट के। अभी उन्होंने एक किताब लिखी रूल ऑफ लॉ, जो बड़ी सेलिब्रेटेड किताब समझी जाती है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो रूल ऑफ लॉ की एक बुनियादी शिक ये है कि जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर और ऑर्डिनरी कोर्ट्स को बाईपास ना किया जाए किसी भी कानून के ऊपर तब्दीली के लिए। अब कानून क्या है? मलक रियाज साहब की तरफ से एक एलिगेशन आया। एलिगेशन ये था कि अरसलान इफ्तिखार साहब और एक ब्लैकमेलिंग रैकेट चला रहे थे जिसमें वो पैसे ले रहे थे और अगर पैसे ना देने की सूरत में उनके वालिद साहब की तरफ से एडवर्स ऑर्डर्स आ रहे थे। ये एक उनके एलिगेशन था। एलिगेशन है, राइट। अच्छा, अब इसकी तरीका क्या था? तरीका ये था कि इस्लामाबाद पुलिस FIR करती, 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करती, अगर गिरफ्तार करने की ज़रूरत होती तो गिरफ्तार करती और अदालत में चलान पेश करती और अपनी तमाम तफ्तीश चलती। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह बीबी आसमा बीबी ने बिल्कुल सही कहा कि बड़े अच्छे उनको मशवरे माशाल्लाह मिले, उन्होंने सो मोटो नोटिस ले करके पहले तो वो शुरू हो गए कि मुझे कुरान की कसम नहीं पता था, मेरा बेटा ऐसा है, मुझे फलाने की कसम ऐसा है, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब जो दबाव डाला और अटॉर्नी जनरल साहब ने उनको पॉइंट आउट किया कि सर मेहरबानी करें, थोड़े बहुत रहम कर दें जुडिशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, वो खुद इस बेंच से अलहदा हो गए। और जो दोनों जजेस थे उन्होंने ये कहा कि वो भी कानून की वायलेशन में ऑर्डर किया। टाइमलाइन पढ़ी है, काफी अर्ली स्टेज पे वो अलहदा हो गए थे। लेट्स गिव हिम क्रेडिट फॉर व्हाट ही डिड। काफी अर्ली स्टेज पे मैंने अभी टाइमलाइन पढ़ के सही कह रहे हैं, उनका दिल नहीं था लेकिन इज्जत से नहीं। ये अब ये कमेंट मैं एग्री हूं, आगे जाने दो। मैं फैसल रज़ा आब्दी तो हूं नहीं कि मैं आपको इतना बुरी तरह। आप फैसल रज़ा आब्दी नहीं है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा उसके बाद बात ये नहीं, फैसल का भी अपने बड़े पॉइंट्स हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने बातें की हैं हमेशा। बात यह है कि जब आप होना क्या चाहिए था, आपको ऑर्डिनरी प्रोसीजर से नहीं हटना चाहिए था। आप हटे, आपने गलत किया। उसके बाद आपने दोबारा जाकर के जो प्रोसीजर आपके हुक्म पे शुरू हुआ उसको आपने वापस लिया। और अब आज इससे पहले 2 प्रेसिडेंट्स थे बड़े, मोनस इलाही साहब का, उन्होंने कहा कि जफर कुरैशी के ऊपर मैं एतबार नहीं है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी। चीफ जस्टिस साहब ने राइटली कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएगी। मूसा गिलानी साहब, ब्रिगेडियर फहीम ने एफिडेविट दिया हुआ मूसा गिलानी के खिलाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये वही करेगा तहकीकात। अपने बेटे की जब बारी आई तो एक ऐसी वीडियो जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने फराहम की सरदार इसहाक का अफसोस इसहाक को, उस वीडियो के ऊपर उन्होंने एक पूरी कहानी बनाई और ये जजमेंट एक हाफिज के शेर लिख के अरसलान इफ्तिखार को ये खुशखबरी सुनाई कि खुशखबरी पहुंची है कि गम के दिन नहीं रहे, वो दिन भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेंगे। ये अरसलान इफ्तिखार के लिए माशाल्लाह जजमेंट लिखी और अल्लाह खैर सल्लाह। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस वक्त ये आप कॉन्टेक्स्ट को अलग करके बता रहे हैं, नहीं लिखी हुई है। नहीं, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने ऐसा जोक कहा है तो मैं क्लियर कर दूं कि नहीं, उनके लिए लिखा है। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने हाफिज की लिखी है, अरसलान इफ्तिखार को खुशखबरी पहुंची है, गम के दिन नहीं रहेंगे। ये वो आवाम को ये बात ये है, अरसलान इफ्तिखार को नहीं दे रहे। सो लेट्स कीप द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मुझे राना सराना साहब के पास जाने थे, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि फिर वक्फे पे जाना है। वेरी वार्म वेलकम टू यू राना साहब। अब सब ये कह रहे हैं कि शोएब सटल साहब, अभी आपने सुना आसमा जहांगीर साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया कि वो अक्सर महफिलों में, निजी महफिलों में आते रहे हैं। वो कह रही हैं बाढ़ में और मुख्तलिफ जगहों में ये बात कही जा रही है। आप भी समझते हैं शोएब सटल साहब की शायद शख्सियत मुतनाज़ा है इस इंक्वायरी में? देखें, शोएब सटल साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत है, उसके मुतल्लक अब तक जो राय पाई जाती रही है या उन्होंने आज तक जो इंक्वायरीज की हैं, इसमें एक ये बहुत बड़ा स्कैंडल था जो ये ट्रॉलर्स वगैरह आते थे US एड के, उन्होंने अब तक तो हर मामले में अब खुद को जो है वो बड़ा इंडिपेंडेंट जो है वो साबित किया है। लेकिन देखिए, ये सारे मसले के ऊपर जब आप बहस करें या बात करें तो एक बुनियादी चीज आपके पेश नजर रहनी चाहिए कि इस मुल्क में एक बहुत ही करप्ट टोला जो है, एक माफिया जो है, वो इस मुल्क के ऊपर पिछले 4.5 साल से मुसल्लत है। उसने इस मुल्क को यानी अनप्रेसिडेंटेड अंदाज में जो है वो लूटा है, इसके अदारों को लूटा है और यानी अरबों रुपया, खरबों रुपया लूटा है। और उस माफिया ने अब उस अरबों रुपए की जो लूट मार है, उस लूट मार से अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए
बहुत से सहारे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने साथ जो है वो मिलाए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद अदारा है और वहां पे चीफ जस्टिस की एक जात है जो इस करप्ट टोले को मुसलसल 4.5 साल, पौने 5 साल से जो है वो इसको लगाम देती रही है। तो ये बुनियादी चीज जो है वो आपके पेश नजर रहनी चाहिए जब आप इसके ऊपर बात करें। बाकी जहां तक अरसलान इफ्तिखार का मामला है, अरसलान इफ्तिखार हो या उसकी जगह कोई और हो, अगर किसी आदमी ने किसी भी वजह से या किसी के नाम पे कोई करप्शन की है, किसी से कोई चीज ली है, तो अगर वो साबित होगी तो उसको सजा भी मिलेगी। ठीक। मलक रियाज साहब जो हैं वो करने का तरीका कर, मलक रियाज साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैंने जितने भी पैसे दिए, मैंने जो भी दिया, हर फैसला मेरे खिलाफ आया। मलक रियाज ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे चीफ जस्टिस से अब भी इंसाफ की तवक्को है। मलक रियाज से अल्लाह ताला ने उसके मुंह से ये निकलवाया कि मुझे चीफ जस्टिस से कोई रिलीफ आज तक नहीं मिला, और ये हकीकत है। ये लोग राणा साहब, मुझे माजर के साथ वक्फ की तरफ जाना पड़ रहा है, मगर मैं आपसे सवाल ये था कि शोएब सडल साहब की शख्सियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मगर आपने कहा कि ये टोला है जो कि खासकर से अदालत को टारगेट करके ऐसी खबरें फैला रहा है, मगर अभी मेरे साथ बड़े सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा है, तो आप क्या आसमा जहांगीर साहबा को उस टोले में शामिल समझ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आसमा जहांगीर साहबा जो हैं उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट राय होती है, उस राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी जो है वो जो है ना वो किसी का जो है वो हिस्सा नहीं बनी। और आप इस पूरे मामले में भी देखें, उनका हर यानी मरहले के ऊपर उनका एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड होता है। तो उन्होंने बात जगह पे सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट किया है, बात जगह पे अगर तो आप ये बात मानेंगे कि कुछ इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोग भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें? मगर मैं वक्फे के बाद आपके पास आऊंगी माज़रत के साथ, क्योंकि बार बार मुझे कहा जाए वक्फा लिया जाए। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग 8 PM विद फरिया रईस। वेलकम बैक। अरसलान इफ्तिखार केस की तहकीकात इंतहाई अहम है, मगर कैसे तहकीकात आगे चलने अगर उनके ऊपर पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात आ जाएंगे? कयूम सिद्दीकी साहब, बार बार अभी आपने भी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस वक्त शोएब सडल को तहकीक देने से बातें क्लियर होंगी या और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी? देखिए, जहाँ तक आसमा जहांगीर ने भी बात की थी और इन्होंने भी ताबड़तोड़ जो हमले किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो ठीक कर लेने चाहिए। अभी आसमा जहांगीर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नैब की जो NAO का जो है रेफरेंस दिया और भिजवाया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो शिक थी, इसका हवाला दिया था, आपको याद होगा कि जिस दिन ये इसकी समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने, जाहिद बुखारी साहब ने और इसहाक खान, क्योंकि अदालत ने पूछा था कि आपके ख्याल में ये जो कार्रवाई है ये किस तरह से होगी, आपके ख्याल में कौन कौन सी कानून की शिकें हैं, तो वो शिकें जो हैं वो नोट डाउन कर ली गई थी। और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल से कि आप इसकी मशीनरी जो है, कानून की जो मशीनरी है रियासत की, उसको हरकत के अंदर लेके आए। अब बीइंग ए चीफ लॉ ऑफिसर जो है, अब आप ये देखें कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। अब जो रिव्यू के अंदर आसमा जहांगीर ने जो कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो उठाई हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक और बात भी जो कि सरदार साख के अपने आर्गूमेंट्स के अंदर थी, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं होता, तो एक ये भी ग्राउंड ली थी उन्होंने कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया जाता है तो फिर हाई कोर्ट तो जाकर उसको इंटरप्रेट नहीं करेगी। दूसरी बात जो है उसमें ये रिव्यू ग्राउंड उन्होंने ली थी और उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल अपनी जो इख्तियार है उससे तजावज़ कर रहे हैं। अब वो अटॉर्नी जनरल का जो लेटर है वो रिप्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप कानून के एक वन लाइनर की बात ही, लेट मी कंप्लीट वन। आप फिर अगर ये ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग चलनी थी, अपना मलिक रियाज साहब जो है, इल्जाम क्या है? अब देखें इल्जाम क्या है। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मेरे बरतानवी दामाद से अरसलान इफ्तिखार ने फायदे उठाए हैं। अब ये नहीं कह रहे, मलिक रियाज साहब ये नहीं कह रहे कि जी पैसे मैंने दिए हैं। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि सलमान का जो है कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है,
इल्जाम कौन लगा रहा है? उनके दामाद जो है। एक मिनट, क्रिमिनल केस के अंदर की बात है ना, बात ये है कोई भी इल्जाम लगा सकता। जो शख्स जो है ईवान सदर के अंदर बैठता हो, इस्लामाबाद पुलिस उसके जो है वो हाथ के अंदर खेलती हो, सारी थानों की पोस्टिंग्स जो है उसके कहने प्राइम मिनिस्टर का बेटा तो ऑर्डिनरी केसेस कर रहा है। एक मिनट बात सुने, वो एक एफआईआर के लिए नहीं जा सकता, क्यों नहीं गया? कंप्लेनेंट कौन है? सो मोटो नोटिस हो गया था। सो मोटो नहीं हो गया था, उससे पहले जो है आपने आप जो है मुख्तलिफ लोगों को जाकर के वो दिखा रहे हैं। सो मोटो लेना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के ऊपर देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यही बात आई थी, इदारे के ऊपर कोई बात नहीं हुई, इदारे के ऊपर बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटा जो है वो पैसे ले रहा है और वो उसके ले रहा है। और फिर दूसरी बात ये है, तो फिर जब सो मोटो लिया तो फिर अब होने देना, सो मोटो लिया ना, नोटिस लिया, उसके बाद ऑर्डर किया। अब आप देख लें यहाँ पे अटॉर्नी जनरल क्या कह रहे हैं, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अटॉर्नी जनरल यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ गया है, लिहाजा आप एक जीआईटी तश्कील दें। जीआईटी जो है वो हो इस्लामाबाद पुलिस के लोग हों और उसके साथ ही जो है उसमें एफआईए के लोग हों। एक मिनट ठहर जाए ना यार, आप बात तो सुन लेना। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद ये ट्रांसग्रेस किया उन्होंने, फिर उसके बाद एफआईए के लोग और लैब के ऑफिसर्स हों। एक मिनट ठहर जाए ना, अब आप उसको क्राइम की नौयत के ऊपर आप फवाद साहब, आप माशाल्लाह वकील हैं, क्रिमिनल केसेस के ऊपर किस तरह से नैब के परव्यू के अंदर कौन सी चीज आती है? ये आप अभी आपने कहा कि बहुत बड़ा केस था इसलिए सो मोटो लेना पड़ा, आप कह रहे हैं कि वो केस को नौयत दे के करें, या तो ये केस बहुत बड़ा था उसके लिए सो मोटो लिया गया, या ये आम सा केस है जिस पर फिर आप आम सी मलिक रियाज ये कह रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ था फलान इफ्तिखार ने, वो उसके अंदर वो जजेस के अंदर केस के ऊपर क्यों सिर्फ एक एएनएफ आ रही है, इसका मोनस अलाई का केस क्यों एफआईए ने किया? सुन ले मेरी बात सुन, अब ये भी फैक्ट्स जो हैं ये भी आपको फैक्ट्स बता दूं कि एएनएफ का केस एएनएफ ने शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्रिगेडियर साहब जो हैं ये केस वापस लेने के लिए आए थे। आप सुने ना, बात सुने आप, उसके बाद जो है आप उस केस को वापस लेने के लिए जब आप फैक्ट्स लेके आते हैं फिर आप शोएब सटल को देते। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एविडेंस केस जो है ना वो नहीं लिया है। ये शोएब सटल, मैंने कहा मैं सिर्फ एतराज ये है कि आप एक ही प्रोसीजर रखें। शोएब सटल इनके वफाकी हुकूमत के मूसा गिलानी का केस अलहदा, मूसा गिलानी के केस के अंदर पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है। यहाँ पे पब्लिक देखें, ये दो बंदों का कहानी मामला के ऊपर आप आए तो फिर कानून की बात करेंगे ना, ऑर्डिनरी प्रोसीजर, तो फिर कंप्लेंट एफआईआर चले पुलिस वाली, फिर आप साहब से कहेंगे पुलिस के अंदर जाकर के एफआईआर दर्ज करवा लें। कानून आप सहाफी हमें सिखाते हैं, नहीं आप हमें कानून बताते हैं, आप सहाफी हमें कानून सिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें सहाफत कर लेनी चाहिए, आपको कानून की कुर्सी ले लेनी चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। कंप्लेनेंट का काम है ना, कंप्लेनेंट जाकर के पुलिस को हरकत में जाए, एक दरखास्त दे थाने के अंदर कि जनाब इस पे कार्रवाई करें। क्यों नहीं इन्होंने आज तक के सामने आ गया एफआईआर को ताला आपको सीनियर एडवोकेट बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट का। नहीं जी, सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद दें कि अतर मिनल्लाह हैज बीन रिप्लेस्ड विद कयूम सदीकी। नहीं, अब ये फिर पर्सनल रिमार्क ना देना। देखिए फैक्ट्स की बात है ना, देखिए फैक्ट्स की बात है ना, उन्होंने जो बातें की हैं सिंपल सी बात है, तर्जुमान की बात नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स जो है ना वो बता रहा हूं। आपको कर रहे हैं, देखिए आप जो मर्जी मुझ पे इल्जाम लगाएं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे ये आप कहती हैं ना कि सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वाहिद इदारे के ऊपर अवाम का एतमाद जो है वो खत्म करने की एक बड़ी साजिश की जाती है और जेआईटी नहीं बननी चाहिए। दूसरी तरफ दो लोगों ने आर्टिकल लिखा, एक जेआईटी की मैं आपको, अब आप ये बात करें ना जेआईटी के ऊपर, मैं आपको लेके आया हूँ फैसल बशीर मेमन, एसपी रूरल, जो कि मलिक रियाज का जो है उसका एसपी, एक मिनट ठहर जाए यार, जिसका बैरियर टाउन के अंदर घर भी है और सारा कुछ सुबह से लेकर शाम तक वहां पे एसपी रूरल। एक मिनट है, अब उसके बाद गिलानी के खिलाफ एफिडेविट दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वही तफ्तीश करेगा। एनआईसीएल केस के अंदर तफ्तीश, सुप्रीम कोर्ट एनआईसीएल केस के अंदर तफ्तीश, जफर कुरैशी को वीडियो प्रोवाइड की, अपना चलाई, किसी ने कहा अब यहाँ पे बात यहाँ पे भी फैक्ट्स में जो आपको क्लियर कर दूं, जिस दिन 12 जून को मलिक रियाज वहां पे पेश हुए हैं, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को केस में सामने ला रहा हूं,
अरसलान इफ्तिखार को दे दी कि ये चलवा लो, शर्म करो। ये सवाल है, ये सवाल है वो फुटेज कैसे मिली अरसलान? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस होता है, एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास नस्ब होंगे, ठीक है, और उस दिन से भी जब भी कोई भी इस तरह का कोई बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगता है जिसके अंदर सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, बाकायदा तौर पे सारा कुछ होता है। और ये हर आदमी के इल्म में है कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाहर हर जगह ये प्रेस रिलीज बाकायदा जारी होती है। दूसरी बात ये कि जिस दिन 12 जून को मलिक रियाज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी पेशी, मेरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सारी वीडियोस। एक मिनट ठहर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच हुई क्योंकि कुछ लोग बगैर बताए हुए, आपको पता है सारी स्पेशल ब्रांच जो है उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। मैं मान गई, लेकिन अरसलान इफ्तिखार को कैसे पता चला कि ये बंदा है? मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है। सुन लें, मैं बात आपको बताऊं, अब सुन लें ना, मेरी बात सुन लें एक मिनट। उस इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी थी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज देखते हैं, ठीक है। अब उसके इन्वेस्टिगेशन जारी थी, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्वायरी जारी थी कि एक शख्स जो कि फैसल मेमन है वो किस तरह से ब्रीच करके आते हैं और फिर वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उससे पहले चल रही है। आप पॉइंट यहाँ पे है, एक मिनट बात सुनिए, आपको याद है फैसला 14 जून को आता है, ये इन्वेस्टिगेशन 12 जून से चल रही है। जज साहब को हजारों लोगों में पता था ये फैसल मेमन है जो अरसलान इफ्तिखार की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन्होंने कहा ये ब्रीच कर दिया उसने, और उसने उठा के फैसल मेमन के नहीं, ये डीआईजी पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन है, इंटीरियर की इन्वेस्टिगेशन है ये। लेकिन आसमा साहब इन्वेस्टिगेशन है। आप क्या समझ, आपका मौक़िफ़ क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रियायत दे रही है अरसलान इफ्तिखार को इस केस में? डू यू ऑनेस्टली थिंक दैट? मैं इस पेचीदगियों में नहीं जाती, और मेरा तो अपना ये मशवरा है अपने भाई से कि वो इस तरह की बातें ना करे कि एक जज देखता है। मैं सदर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की, और भी बेशुमार लोग रहे हैं, हमें तो इतनी डिटेल नहीं पता कोर्ट्स की जितनी इनको पता है। अब इसमें मेरा मगर बहरहाल मैं इन चीज़ों में नहीं जाती, मैं इन बातों में नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, और आप किसी सीनियर वकील से पूछ लें जो कि पार्टिजन ना हो, कि रिव्यू के अंदर इतना पलटा कभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं खाया। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, और वहाँ पे लोग मिन्नतें करते रहे कि बायस्ड है इन्वेस्टिगेशन, इसको चेंज कर दी जाए, नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि अभी ये मेमो केस में भी यहाँ पे किसी ने कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं कराई थी, तो सिर्फ फैक्ट्स पता करने के लिए 3 जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बैठा दिया कमीशन बना के। तो ये जो मामला है इसमें वाई शुएब सडल, मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रही हूँ, देखिए मैं तो ना हुकूमत को ट्रस्ट करती हूँ ना किसी और को, और हम समझते हैं, आपने ये कहा ना अदलिया का वकार, हम तो अदलिया के वकार को बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, और हमें ये एहसास है कि अगर यहाँ पे अदलिया मजबूत ना हुई तो ये सियासतदान और एग्जीक्यूटिव हमें खा जाएंगे। मगर हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो अगर अपने वकार का खुद ख्याल नहीं करेंगे तो हम कितनी देर पर्दे डालते रहेंगे। आखिर दुनिया पूछती है, बार रूम में लोग खड़े होते हैं, वो आवाज़ें कसते हैं, वो बात करते हैं और वो पूछते हैं। और ये तो नहीं कि अब आप SMS की अभी बात हुई, मैं तो खैर SMS के वैसे ही खिलाफ हूँ बहुत, मगर अब ये कि जी चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ कौन SMS दे रहा है? अरे भाई फिर सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना दे, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है सरेआम उनको उनकी ज़बान काट दे, जान सारे के सामने काटे ज़बान। अब आप जब इस तरह के काम करेंगे तो आपके खिलाफ लोग बोलेंगे, हम तो नहीं चाहते। यकीन करें, 1 साल मैं रही हूँ, हमने इतनी हफाजत से इस इंस्टीट्यूशन को रखा क्योंकि हमें पता है कि ये इंस्टीट्यूशन हमारी है, ये किसी की नहीं है। मगर इस केस के अंदर ये वाज़े हो गया है कि 2 मयार सुप्रीम कोर्ट में हैं और जजों ने चीफ जस्टिस के साथ ज्यादती की है। मैं ये समझती हूँ ठीक, इन्होंने विजडम के साथ नहीं किया काम। ये एक अपनी वजह का केस है। और मुझे ये बताएं शुएब सडल क्यों? मैं ये समझती हूँ कि लोग ये कहते हैं, मैं नहीं समझती, लोग ये कहते हैं बारू में ये आज बातें हुई हैं कि क्या ये भी कोई मुकमुका वाला काम तो नहीं है। मगर ये कह रहे हैं शुएब सडल की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। नहीं फरिया, शुएब सडल भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। मुर्तजा भुट्टो केस आप भूल गई हैं, अभी भी केसेस पेंडिंग हैं। आप क्या बातें करते हैं?
और फिर नामजद एक को करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। क्या एजेंसी के हेड को कह दें कि जनाब आप इन्वेस्टिगेट करवाएं। आसमा जहांगीर का मौक़िफ़ आपने सुना, क्या आप समझते हैं कि ये इस मामले के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा था, लिटमस टेस्ट है कि शायद अब तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब से जैसे ही राब्ता होता है उनसे हम बात करेंगे। के भाग गए। मैं आप एक पॉइंट करना चाहता हूँ, आसमा बीबी के पॉइंट में सिर्फ एक इजाफा करना चाहता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि क्यों शोएब सडल, क्यों, किस कानून के तहत। देखें बात ये, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कानून से मावरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कानून के अंदर है। मेरी आप बताएं, ऑर्डर 32, आसमा बीबी ऑब्वियसली इज अ वेरी सीनियर लॉयर, जिसके तहत कमीशन बनते हैं। मुझे आप बताएं, मुझे आप शो करें कि सुप्रीम कोर्ट की क्या अथॉरिटी है कि इन्वेस्टिगेशन वो अपनी मर्जी के आदमी से कराए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कहा कि जुडिशियल इख्तियार हासिल होंगे, यानी कल वो बुलाएं फरिया को और कहें कि जनाब तुम इस्लामाबाद की मैजिस्ट्रेट हो और तुम्हें कयूम सिद्दीकी या फवाद या जो भी बुरा लगता है तुम जाओगी, उनका केस सुनो, 3-3 महीने सजा दे दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है? कोई जुडिशियल अथॉरिटी स्टैट्यूट के बगैर नहीं दी जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के ये अथॉरिटी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल को भी कंडेम कर दिया, नैब को भी कंडेम कर दिया। केस इंडिया के केस का एक वो हवाला देते जिसको हवाला केस से पुकारा जाता है, मगर वो तो इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू गवर्नमेंट ने कराई थी, और क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस मुलव्वस थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ सुपरविजन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को नॉमिनेट नहीं किया कि मिस्टर सो एंड सो विल डू इट। कोई कानून ही नहीं है। लेकिन अब जवाब अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, अगर तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर नैब से केस लेकर शोएब सडल को दिया गया तो अब दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, अब हम कहीं और दे देंगे ये केस? नहीं, ये तो देखे ना कि अब इसका अब इफ्तिखार जो है और ये इसका जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे जवाब दे सकते हैं। कयूम सिद्दीकी साहब मुकमकात नहीं हो गया, सच्ची सच्ची दसो। आसमा, आप मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर जानती हैं मुकमका किसका और किस तरह से होता है। मुझे तो नहीं पता कि किस तरह मुकमका होते हैं। ये मुकमकाओं की जो लैंग्वेज है ये वकील मुझसे ज्यादा बेहतर तौर के ऊपर जानते हैं। अब आई एम गेटिंग हार्श बट डोंट माइंड इट कि किस तरह मुकमका होते हैं। ये जरा आप मुझे बता दें कि मुकमका होता किस तरह से है। तो हम जानते हैं, इस्तेमाल करिए ना, आप बाकी चीजें भी आपके पास हमसे पहले होती है, बाकी चीजें भी बता दें। आपके पास इंफॉर्मेशन हमसे पहले होती है। देखें हमको तो बाद में जजमेंट पता चलती है, आपको पहले पता चलती है। ये फिर आप एलिगेशन लगा रही हैं, आप इतने बड़े स्टेचर के ऊपर होकर के आप कितनी छोटी बात कर रही हैं। मुझे मंसूर इजाज के जो बयान है सुबह 7 करेंगे तो जवाब तो देना बहुत जरूरी है। Let's come to the point कि हम अच्छा, मेरी अकाउंटेबिलिटी हो रही है मेरे प्रोफेशन के हवाले से है। नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी एक इंफॉर्मेशन मैंने दी, एक मैंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि ये मेरा मुकमका की टर्म आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साबिक सदर रही हैं। मैंने कहा कि ये आप एक बहुत बड़ा इल्जाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगा रही है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट पे लगा रही हूँ। किसके साथ हुआ है? मैं तो गवर्नमेंट पे लगा रही हूँ मुकमका के अंदर। आप सोल्यूशन देना गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही हूँ। बता दें, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खबर होगी। देखिए 6 बड़े केस हैं, मैं आपको सवाल किया था। मैं एक सोल्यूशन देना चाहता हूं। 6 बड़े